नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे बहुत ही उत्साहजनक हैं। ये उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक हैं जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र का ये मंदिर लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और विकसित भारत का मंच है। सभी सांसद तैयार रहें और अच्छा प्रदर्शन करें। हार का गुस्सा संसद में कोई भी ना निकाले। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत से उत्साहित पार्टियों के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में जाकर नारेबाजी की और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के सदन में आने के बाद में बीजेपी के सदस्य और सरकार के कुछ मंत्री अपने स्थान पर खड़े हो गए और बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार और एक गारंटी, मोदी की गारंटी जैसे नारे भी लगाए। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आप सभी लोग अपना काम करिए और कोई भी बयानबाजी या फिर ना करिए। और साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ से विपक्षियों के साथ में विचार विमर्श करता रहा हूं और लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेन सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रजेन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार आज कार्यवाही की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सलाह दी है कि आप शांतिपूर्वक संसद को चलने दीजिए। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि 3 राज्य में जिस तरह से बीजेपी की पूर्ण जीत हुई है और उसका तीन स्टेट्स में बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना रही है, ऐसे में बीजेपी के हौसले तो बुलंद है ही और साथ ही साथ संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम ने जो बयान दिया है, उस बयान के बड़े दूर तलक मायने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पीएम ने साफ तौर पर कहा है कि अब वक्त का तकाजा यही है कि निगेटिविटी को छोड़कर, यानी कि जो नकारात्मकता है और विपक्षी पार्टियों के बीच में वो ये खासतौर पर घर कर गई है, उनको ये दूर करने की जरूरत है और सकारात्मकता के तहत, यानी कि पॉजिटिविटी के तहत अब काम किया जाना चाहिए। और पीएम ने ये भी कहा कि जो भी बिल होंगे, जो भी मुद्दे होंगे, उन पर बहस हो, बातचीत हो, चर्चाएं हो और तब कि किसी भी सूरत में समाधान निकाला जाए। तो जाहिर तौर पर पीएम का संकेत और संदेश यही रहा कि बातचीत से, चर्चा से ही संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए और इसमें दोनों का सहयोग चाहिए, यानी कि जो पार्टी है, जो सरकार है और उसके अलावा विपक्ष है। तो खासतौर पर पीएम ने संदेश यही दिया कि जो जीत है, यानी कि बीजेपी के जो तीन स्टेट्स में जीत है, उसको एक कहा जाए कि अच्छी सोच और सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष ले और संसद की जो भी कार्रवाई है, जो मुद्दे हैं, चर्चाएं हैं, विवाद है, उन सब पर बहस हो, बातचीत हो। जी ब्रजेन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विपक्ष से तैयार होने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है और उन्होंने कहा कि अगर चर्चा नहीं होती तो देश को उन चीजों की याद आती है। देखिए, जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि पहला जो भी संसद का सत्र रहा है, वो पूरी तरह से आउट हुआ है और उसमें विपक्ष के जो तेवर रहे हैं, बड़े तर्क रहे हैं और सबकी कवायद यही है, यानी कि विपक्ष की तरफ से हर बार यही कवायद रही है कि किसी भी मुद्दे पर गवर्नमेंट को घेरा जाए और संसद की कार्यवाही को बातचीत किया जाए और संसद को चलने नहीं दिया जाए। लेकिन इस बार चूंकि पीएम जिस तरह से बीजेपी की 3 स्टेट्स में जीत हुई है और उसके बाद जो माहौल बना है, जो पीएम ने पूरी तरह से संकेत और संदेश दिया है कि वक्त का तकाजा यही है कि हर मुद्दे पर बातचीत हो ताकि संसद का सत्र चले, संसद का सत्र बेकार नहीं जाए और जो भी तमाम उचित मुद्दे हैं उन पर हर तरह से बातचीत और चर्चाएं हो। ब्रजेन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने रविवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। तो इस पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखने की भी अपील की है।
देखिए, मैं ये दोबारा दोहरा रहा हूँ और बार बार इस बात का मैंने जिक्र कर रहा हूँ कि संसद का इससे पहले जो भी सत्र रहा है वो पूरी तरह से चला नहीं है और सुचारू रूप से वो चल नहीं पाया है, क्योंकि विपक्ष के जो तेवर है वो पूरी तरह से तल्ख रहे हैं और विपक्ष की कवायद और कोशिश यही रही है कि किसी भी मुद्दे पर गवर्नमेंट को घेरा जाए, सरकार को घेरा जाए और संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जाए। लेकिन अब इसमें कोई शक की बात नहीं कि 3 राज्यों में जो बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद से पीएम ने तो अब अपना संकेत और संदेश साफ दिया ही है और साथ ही इसमें कोई शक की बात नहीं कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसको ये 3 स्टेट के जो चुनाव हुए हैं और जीत हुई है उसको एक सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है और माना ये जा रहा है कि फाइनल में बीजेपी की जीत यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की प्रचंड जीत बीजेपी की होगी और इसी को सुनिश्चित कराने के लिहाज से इस समय से ही बीजेपी पूरी तरह से कमर कस रही है। और यही नहीं, अब तो दूसरी बात, अहम बात यह है कि दक्षिण के राज्य जहां पर बीजेपी के किसी भी स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो अब बीजेपी की तरफ से कवायद ये है कि दक्षिण के जो तमाम राज्य हैं उन वहां अब अपनी पैठ बनाई जाए और उन राज्यों में भी जिस तरह से तेलंगाना में जो रिजल्ट आए हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पहले 2018 में बीजेपी को महज 2 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 8 सीट मिले हैं। तो इससे भी बीजेपी पार्टी के हौसले बुलंद है और अब दक्षिण की ओर विस्तार की कवायद हो रही है ताकि 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और पूर्ण बहुमत से एक बार फिर बीजेपी सत्ता की बागडोर संभाले। विजयन जी, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस लगातार हंगामे कर रही है, तो अब इन्हें 2024 के बारे में कुछ सोचना चाहिए। देखिए, ये बड़ी बात ये है कि बीजेपी की जो 3 राज्य में जो जीत हुई है वो जीत को शायद मेरा मानना यही है कि विपक्ष पूरी तरह से पचा नहीं पा रही है और विपक्ष कोई न कोई यानी कि आज जो 2 या 3 बयान जो आए हैं विपक्ष की ओर से उसमें साफ तौर पर ये बात झलक रही है, दिखाई दे रही है कि विपक्ष एक बार फिर से अब अपनी हार को मानने तो दूर वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पर भी ये ब्लेम लगा रही है कि कहीं न कहीं ईवीएम में चाहे कोई न कोई कहा जाए कोई न कोई कुछ एक मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई है उसकी वजह से ही जीत हुई है। तो जाहिर तौर पर अब पक्ष को एक तरह से लामबंद हो जहां गवर्नमेंट के प्रति यानी कि बीजेपी की जीत को जो उसको सुनिश्चित जिस तरह से बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित की है, इसे देखते हुए विपक्ष लामबंद नहीं होकर अपने बयान दे रही है और तरह तरह के ये बयान से साबित हो रहा है कि विपक्ष की जो यूनिटी है अब पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं है, यानी कि विपक्ष पूरी तरह से लामबंद दिखाई नहीं दे रही है। हर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बड़े नेता हर तरह के बयान दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये पूरी तरह से संकेत और संदेश यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष की एकता कहां तक कायम रह पाएगी, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। जी ब्रजेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि हार का गुस्सा संसद में ना निकालने की पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में बीएसपी सांसद दानिश अली ने भी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। और साथ ही अगर बात की जाए पीएम मोदी की, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्षियों के साथ में विचार विमर्श करता रहा हूं। लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए विकसित भारत की नींव है और अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो बिल रखे गए हैं उन पर गहन चर्चा की जाए, उत्तम से उत्तम सुझाव आए, क्योंकि जब कोई सांसद सुझाव रखता है तो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा होता है और इसलिए हम हमेशा विचार करने पर आग्रह है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार ये सभी प्रतिक्रियाएं पूर्ण जो हैं वो कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन में भी कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ये उनके लिए उत्साहवर्धक है
जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं, उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का जादू विधानसभा चुनावों में बखूबी चला और सीएम ने चुनावी राज्यों में 57 रैलियां भी की। आपको बता दें कि सीएम ने जिन सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 40 से अधिक सीटों पर पार्टी की जीत का परचम लहराया है। वहीं चुनावी राज्यों में पीएम मोदी के बाद में सबसे ज्यादा मांग सीएम योगी की थी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का जादू विधानसभा चुनावों में बखूबी चला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के सभी महापुरुषों, संतों और ऋषि मुनियों पर एक ही ध्येय है और सभी में एकात्मक का लक्ष्य होना चाहिए। श्रद्धा समाप्त करें, लेकिन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करें। अपने पूर्वजों की थाती पर गौरव की अनुभूति करें। लोक परंपरा, लोक गाथा, अपने महापुरुषों को, देवी देवताओं को, लोक कथाओं को, उन्हें आगे बढ़ाएं। उनके साथ उनकी मान्यता को हम हर स्तर पर प्रोत्साहित करें। और चौथा कर्तव्य है एकता और एकात्मता का। फूट डालने के प्रयास होंगे, कोई जाति के नाम पर बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पे बांटेगा। ये बांटने वाले तत्व तो वही हैं जो नहीं चाहते कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। वे बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें जोड़ने का कार्य करना है। जाति के नाम पे नहीं बंटना है। छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर समाज में विखंडन की खाई को नहीं चौड़े होने देना है। क्षेत्र और भाषा के नाम पर भारत को किसी विभाजन की ओर अग्रसर नहीं होने देना है। हमारा कार्य है 142 करोड़ भारत को एकजुट होने के लिए हम सब भी अपने स्तर पर प्रयास करें। एक और एकात्मता हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और अंत में एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में मेरी जिम्मेदारी एक छात्र के रूप में मैं अपनी कर्तव्यों का पालन करूंगा। एक अभिभावक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। एक शिक्षक के रूप में अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। एक संस्था अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ कर देगा, कोई कारण नहीं ये पंच प्रण भारत को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करें। महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के सभी महापुरुषों, संतों और ऋषि मुनियों का एक ही ध्येय है।
सभी में एकात्मकता का लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना का 91वां वर्ष है। सन 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और 1932 से लेकर के लगातार शिक्षा का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सेवा के तमाम प्रकल्पों के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए कार्य कर रही है। निरंतर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित और पुष्पित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं, देश के शौर्य का, स्वदेश और स्वाभिमान का, स्वावलंबन का एक मुद्दा हम सबके सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को और उस आयोजन को अपनी आंखों से देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में एक बात कही थी और कही थी पंच प्रण की। आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अगर हमने राह सही चुनी है, याद रखना हर राह मंजिल तक पहुंचाती है, बस राह चुनने की आवश्यकता है। और वही राह है जो हमें पंच प्रण के साथ जोड़ रही है। जो पंच प्रण है, यही वह राह है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी, एक विकसित भारत के निर्माण। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया और इसी के साथ में सीएम योगी ने कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित भी किया और साथ ही संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राजेश कुमार जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, काशी से पधारे महामंडलेश्वर श्री सतपाल बाबा जी, ओलंपियन श्रीमती प्रेम माया जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कबड्डी प्रतियोगिता में उपस्थित सभी प्रतिभागियों और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस अवसर पर मैं खेल विभाग को और आयोजकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गत कई वर्षों से इस अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन वे यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और इसमें प्रतिभागी खिलाड़ियों की संख्या और युवाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में हो रही है। हम सब जानते हैं कि खेल और खिलाड़ी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से एक पहचान दिलाता है समाज को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, अपने देश को। उस सामर्थ्य की पहचान लगातार उनकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। टीम भावना हो और परिश्रम हो,
तो परिणाम हमारे पास आएंगे। यहां पर अभी मैं देख रहा, इस टीम के पास टीम वर्क था, बेहतर प्रबंधन था, नियमित प्रैक्टिस थी, वह लगातार अपने पॉइंट को बनाए जा रहे हैं। हर जीत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हर हार भी एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, अपनी कमियों को परिमार्जन करने का एक अवसर प्रदान करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर फाइनल जो मैच हुआ है, मैं सबसे पहले प्रतिभाग करने वाली सभी 12 टीमों को, जो यहाँ उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं है, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि गोरखपुर में आयोजित इस अखिल भारतीय 28 मनी कबड्डी प्रतियोगिता के कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता की। विजेता टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। वो विजेता टीम को भी मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और जिन चारों टीमों को आज हम लोग यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं, उनके सभी खिलाड़ियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। भाइयों बहनों, आज देश खेल और खेल प्रतियोगिताओं में काफी आगे बढ़ा है। पिछले 9-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से देश के अंदर खेल और खेल की गतिविधियों में बहुत तेज वृद्धि हुई है। बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं सामने, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं और उन परिणामों से आज यह देश लगातार लाभान्वित हो रहा है। ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स, खिलाड़ियों की प्रतिभाग करने की संख्या और देश को प्राप्त होने वाले मेडल की संख्या से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें खेलो इंडिया खेलो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ हर जिले के अंदर भी स्पोर्ट्स के जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां भारत सरकार इसमें योगदान दे रही है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश खेल की ग्रामीण लीग की प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर खेल की अनेक विभूतियों ने जन्म लिया और अभी हाल ही में एशियन गेम्स में तो हमको देखने को मिला कि जितने टोटल मेडल आए हैं, पहली बार भारत ने मेडल की संख्या को 100 का आंकड़ा पार किया। 107 मेडल भारत के खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए जीते, जबकि पिछले एशियन गेम्स में संख्या 70 थी। दूसरा, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश के ओर से प्रतिभाग करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेडल की संख्या उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने इससे कई गुना अधिक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। ये पिछले कुछ वर्षों में खेलकूद के प्रति जो जागरूकता पैदा हुई है, प्रोत्साहन पैदा हुआ है सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और खिलाड़ी भी इसके प्रति रुचि जागृत किया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं और मुझे प्रसन्नता है कि कबड्डी को भारत की पहचान, कबड्डी के कारण हमने प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी दिए, चाहे वो संजीव कुमार हो, ब्रजेंद्र कुमार हो, यशपाल सिंह है, धर्मवीर सिंह है, राजेश कुमार सिंह है, धर्मवीर सिंह है, योगराज सिंह है, किरणपाल सिंह है, जितेंद्र कुमार सरगम है, बाबू चौधरी है, नितिन तोमर है। यानी इन खिलाड़ियों ने न केवल प्रदेश को बल्कि देश को भी अपनी खेल सामर्थ्य से सम्मानित किया है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये सभी खिलाड़ी लगातार प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहे हैं। आज ग्रामीण लीग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण लीग का शुभारंभ हुआ है। 826 विकास खंडों में एथलेटिक्स में कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, इन सभी प्रतियोगिता को आयोजन विकासखंड स्तर पर किया जाएगा, फिर जनपद
स्तर पर, फिर जोन स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर। और इनके माध्यम से हम लोग लाखों खिलाड़ियों को एक मंच देंगे जो आगे बढ़ने का काम कर सकेंगे। और इसी के साथ हम तय भी करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में हर विकास खंड में ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना पहले चरण में, हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ग्राम पंचायत को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि वे गांव में ओपन जिम का महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी ओपन जिम का निर्माण अपने ग्राम प्रधान निधि से करें। और जहां पर उनके पास पैसे की कमी है शासन को लें। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हर ग्राम पंचायत में गठन करके उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम इसलिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में हम खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। और आज इसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर खेल और अवस्थापना सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। हमारा प्रयास है हर जनपद स्तर पर एक स्टेडियम, विकासखंड स्तर पर भी एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो। हमारे पास वर्तमान में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और वाराणसी में बीसीसीआई के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम है, 83 स्टेडियम है, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक है, 12 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट है और 15 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 12 वेटलिफ्टिंग हॉल, 11 कुश्ती हॉल, 2 जूडो हॉल, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 6 शूटिंग रेंज और 42 अत्याधुनिक जिम और 16 छात्रावास और 12 डॉर्मिटरी ये प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार अन्य तरीके से भी प्रयास कर रहे हैं। मेरठ में हम लोग मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।